मैं डॉक्टर उषा ओझा तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में विगत 8 वर्षों से पढ़ा रही हूँ और मेरा विषय अर्थशास्त्र है। आज मैं पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग के अधिगम का सिद्धांत के तहत सूझ का सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊँगी। सूझ का सिद्धांत क्या होता है, इनसाइट थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा कोहलर और कोपका द्वारा किया गया था। कोहलर ने 1925 में किया और कोपका ने 1924 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार सूचना अधिगम सूझ के द्वारा या अंतःदृष्टि के द्वारा होता है। साथ में ये भी कहा गया कि सीखने के दौरान सीखी गई वस्तु या क्रिया या कोई पाठ्य वस्तु का प्रत्यक्ष पक्ष या पहलू हमारे सामने होता है, जिसका हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं या प्रत्यक्षण करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर सूझ उत्पन्न होती है और इसी सूझ के द्वारा हमारा अधिगम होता है। अधिगम के लिए सूझ जरूरी होता है और सूझ के लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रयत्न भूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सूझ जो होता है वो अचानक से होता है, एकाएक होता है, सहसा होता है। इसलिए हमें अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1813 से लेकर 1819 के बीच में कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक बनमानुस पर उन्होंने प्रयोग किया था। सुल्तान नामक बनमानुस पर उन्होंने 2 तरह के प्रयोग किए, एक छड़ी समस्या पर प्रयोग, दूसरा बॉक्स समस्या पर प्रयोग। छड़ी समस्या पर प्रयोग उन्होंने सबसे पहला किया था और यही जो प्रयोग था जो सबसे अधिक प्रचलित रहा, सबसे अधिक प्रसिद्ध भी हुआ। सुल्तान नामक जो बनमानुस था उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसको भूखा रखा गया था और पिंजरे के बाहर केला रख दिया गया था। भूखा होने की वजह से सुल्तान नामक बनमानुस ने काफ़ी प्रयास किए, उसने हाथ पैर मारे, उसने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद भी उसने केले को प्राप्त नहीं कर पाया। केला को प्राप्त नहीं कर पाया तो वो काफ़ी उदास हो गया और वो चुपचाप बैठ गया। फिर उसको सहसा पिंजरे में 2 छड़ी दिखाई देती है, उसके अंदर खुशी आ जाती है, उसके अंदर उत्साह आ जाता है कि 2 छड़ी दिख रही है और वो क्या करता है, उस दोनों छड़ी का प्रयोग करके दोनों के साथ में वो खेलना शुरू कर देता है। खेलते खेलते अचानक से दोनों छड़ी आपस में जुड़ जाती है और छड़ी की जो साइज़ होती है वो लंबी हो जाती है। उसके बाद उसने क्या किया कि उस छड़ी को पिंजरे से बाहर बढ़ाया और उसने केले को खींचकर अपने पास ले आया, उसने उस केले को खाकर अपनी भूख मिटाई। इस प्रयोग को जब दोबारा उस पर किया गया, कोहलर ने जब इस प्रयोग को दोबारा उस सुल्तान नामक बनमानुस पर किए तो क्या किया, उसको जब पिंजरे में बंद किया गया, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रयास नहीं किया, वो अंदर गया, उसको 2 छड़ी दिखाई दी, उसने उस दोनों छड़ी को आपस में जोड़ा और उसने उस छड़ी के माध्यम से पिंजरे से बाहर केला जो रखी थी उसको खींचकर उसने अपने पास केले को रखा और उसने केले को खींचकर खा लिया और अपनी भूख मिटाई। यानी कि इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि बनमानुस जो था उसने सूझ के द्वारा उसका अधिगम हुआ और उसने केले को प्राप्त करना उसने सीख लिया। अब दूसरा प्रयोग बॉक्स समस्या पर भी किया गया था और उसी बनमानुस पर किया गया। तो बॉक्स समस्या के तहत क्या हुआ कि कोहलर ने उस बनमानुस को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे के कुछ ऊंचाई पर केले को बांध दिया गया और इस समय भी सुल्तान नामक बनमानुस को भूखा रखा गया था। भूखा होने के वजह से सुल्तान नामक जो बनमानुस था उसने केले को काफ़ी प्रयास किया प्राप्त करने के लिए, उसने काफ़ी उछल कूद मचाई, उसने सोचा कि अब शायद केला प्राप्त हो जाए, लेकिन वो केला उसको प्राप्त नहीं हुआ और फिर वो काफ़ी उदास होकर वो बैठ गया। फिर अचानक से उसको उस कमरे में 3 बॉक्स दिखाई दिए। उसने गया और एक बॉक्स को उठाया और जस्ट उसी केले के नीचे उसने रख दिया। उस पर चढ़कर उसने केले को प्राप्त करने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हुआ। फिर उसने दूसरे को, तीसरे को, बॉक्स को उठाया और जस्ट
पहले वाले बॉक्स पर उसने दोनों बॉक्स को रखा और खुद उस पर चढ़कर उसने केले को प्राप्त कर लिया। केले को खींचकर वो खा लिया, अपनी भूख मिटा ली। और इस प्रयोग को जब दोबारा किया गया तो उसको काफ़ी प्रयास नहीं करना पड़ा, बल्कि उसको अंदर जब बंद किया गया कमरे के अंदर, उसने देखा केला है और साथ में दिखा 3 बॉक्स है। फटाफट वो गया अंदर और तीनों बॉक्स को उस केले के जस्ट नीचे लाया और रखा और उस पर चढ़ के उसने केले को प्राप्त कर लिया। अब हमें ये पता चलता है कि उस बनमानुष का अधिगम जो हुआ वो सूझ के द्वारा अचानक से हुआ, और सूझ जो होती है वो परिस्थितिवश स्वयं ही उत्पन्न होती है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं यह है कि सूझ उत्पन्न करने के लिए समस्या का सही ढंग से अवलोकन होना जरूरी है। पहली विशेषता यही है कि इस सिद्धांत के द्वारा हमें कोई भी अगर समस्या आती है तो हमें क्या करना है, उस समस्या का बहुत अच्छे तरीके से अवलोकन करना है, परीक्षण करना है। उसके सारे भाग, उसके सारे पक्ष हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए, तभी हमारा सूझ उत्पन्न होगा। अगर एक भी पक्ष सीखने वाले के सामने उपस्थित ना हो तो उसका जो सीखना है वो प्रयत्न भूल के माध्यम से होगा, ना कि सूझ के माध्यम से। सीखने की जो प्रक्रिया है वो अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि ये सूझ के द्वारा होती है। सूझ द्वारा सीखने में व्यक्ति का जो समस्यात्मक जो परिस्थिति है वो भिन्न भिन्न भागों में उसके सामने उपस्थित होती है। सूझ का सिद्धांत अगर कहा जाए तो इसके सिद्धांत में सबसे पहले अवलोकन होना जरूरी है। दूसरा जो है वो अचानक से उत्पन्न होती है। तीसरा जो है, सूझ से पहले व्यक्ति में निष्क्रियता देखी जाती है। निष्क्रियता का अर्थ होता है कि वो चुपचाप उदास होकर बैठ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि 2 जब प्रयोग हुए थे तो पहले प्रयोग में भी हम लोगों ने देखा कि बनमानुष क्या किया कि जब वो केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था तो काफ़ी उदास हो गया, शांत होकर चुपचाप बैठ जाता है। ये हो गया छड़ी समस्या में भी। और जब हम लोगों ने बॉक्स समस्या पर भी जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो उसमें भी जब वो केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था तब भी वो चुपचाप उदास होकर वो बैठ जाता है। इस दोनों ही उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि सूझ के सिद्धांत के तहत सबसे पहले व्यक्ति में निष्क्रियता आती है और फिर वो समस्या का समाधान ढूंढता है, तब जाकर उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती है। फिर जाकर उसका सूझ उत्पन्न होने के कारण उसका अधिगम होता है। ये सारी हो गई इसकी विशेषता। तो हर सिद्धांत के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस सिद्धांत के गुण क्या क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इसके दोष क्या क्या है। तो सबसे पहला ये हो गया कि इसके पहले दोष, यानी कि कहा जाए कि पहले इसके गुण, तो गुण में हो जाएंगे कि इसके द्वारा सीखने वाले व्यक्ति में किसी भी वस्तु का पूरी तरीके से अवलोकन करना वो सीख जाता है। उसका वो हर पहलू को बहुत ही ध्यानपूर्वक वो देखता है, उसके बाद वो उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती ताकि वो सीख सके। उसके बाद हो गया सूझ। सूझ जो होती है वो अचानक से उत्पन्न होती है, एकाएक होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि उसका काफ़ी समय बच जाता है। समय बच जाता है क्योंकि अचानक इसके लिए उसको काफ़ी प्रयत्न भूल नहीं करने पड़ते, काफ़ी उसको प्रयास नहीं करने पड़ते, काफ़ी उसको अभ्यास नहीं करने पड़ते हैं। अचानक से उत्पन्न हो जाती है, उसका समय का बचत हो जाता है। तो ये हो गए उसके 2 गुण इस सिद्धांत के। अब हो गया आपके इस सिद्धांत के 2 दोष भी है। तो क्या बहुत सारे इसके दोष भी है। सबसे पहले कहा गया ये जो सिद्धांत है, सीखने का जो प्रक्रिया है ये सबसे अधिक बोलता क्या है, ये सिद्धांत की सूझ पर सबसे अधिक बल देता है कि हमारा जो सीखना होता है वो सूझ पर होता है। सूझ होगा तो हमारा सीखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीखने के लिए सिर्फ सूझ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीखने के लिए हमारे अंदर रुचि भी होनी चाहिए, हमारी अनुभूति भी होनी चाहिए, हमारे पास अभ्यास भी करना पड़ता है। स्पेशली अगर कहा जाए छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी सूझ उत्पन्न नहीं होती है। छोटे बच्चे के अंदर जो शिशु होते हैं, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई भी सूझ नहीं आती, बल्कि क्या होता है वो लोग सीखने के लिए अगर कहा जाए तो वो लोग अभ्यास करते हैं और क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब जाकर उनका सीखना पूरा होता है। और मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना था, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का, कि इसी सूझ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि अदर सब्जेक्ट
जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सभी विषयों को भी हम लोग सूझ के द्वारा सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल सूझ के माध्यम से हम सभी विषयों को नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए स्पेशली छोटे बच्चों को अभ्यास करनी पड़ती है, प्रयत्न भूल के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। सूझ का जो सिद्धांत है, सिर्फ सूझ पर ही बल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सूझ का जो सिद्धांत है उसमें प्रयत्न भूल से भी हम लोग सीखना होता है, अभ्यास के माध्यम से भी होता है। तो सिर्फ हमको सूझ पर ही बल देने से नहीं होगा, लेकिन आज जो है इतने सारे गुण हैं, दोष हैं, इसके भी माध्यम से हम लोग सीखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।